अगर कोई समस्या आ रही है तो हमें बता दीजिए, हम अभी भी हैं, कल का आपका एग्जाम है, हमें बहुत अच्छे से पता है और उसी की तैयारी करने में हम लगे हुए हैं। तो उस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं, विक्रय सेल किसे कैसे किया जाता है। ठीक है, सेल करना तो आप सभी को पता होगा, सेल करना किसी कहा जाता है कि हमें अपनी किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को अंतरण कर देना, दे देना और बदले में कुछ पैसे ले लेना या फिर कुछ धन ले लेना, उसी को हम कहते हैं सेल। ठीक है, और लेकिन सेल कैसे किया जाता है, इसके लिए कुछ न्यायिक, ठीक है, गतिविधियां उसको समझ लेते हैं। उत्तर, जैसे ऐसे अंतरण 100 रुपये और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्री कृत लिखत द्वारा किया जा सकता है। देखिए, अगर आप किसी को कुछ सामान दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी को सामान बेच रहे हैं कि भाई तू मेरी बाइक ले ले, तू मेरी स्कूटी ले ले, मेरे से किताब खरीद ले, मेरे से लैपटॉप खरीद ले, मोबाइल, कुछ भी, अगर 100 रुपये से कम की है तो उसको आप ऐसे ही दे सकते हैं। लेकिन अगर 100 रुपये की है या 100 रुपये से 1 रुपये भी प्लस में है, 100 रुपये की है या फिर 100 रुपये से 1 रुपये भी प्लस में है, तो दोस्तों क्या करना है आपको उसकी रजिस्ट्री करवानी होगी। ठीक है, केवल और रजिस्ट्री या लिखत द्वारा ही आप उसको बेच सकते हैं। जैसे कि 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्री लिखत द्वारा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जा सकेगा। मूर्त अचल संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता क्रेता या क्रेता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा करा लेता है। ठीक है, मतलब कि एक होता है क्रेता, खरीदने वाला, ठीक है, एक होता है बी विक्रेता, बेचने वाला। ठीक है, बेचने वाला। अब देखिए, अगर ये जो खरीदने वाला है ए से 100 रुपये से कम की कीमत ले रहा है तो 100 रुपये से 99 रुपये देगा, वस्तु ले लेगा। लेकिन अगर 100 रुपये दे रहा है तो भैया उसके लिए क्या चाहिए, लिखित में प्रमाण जरूर चाहिए, उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। अब देखिए, जैसे आप कहीं दुकान पर जाते हैं, ठीक है, दुकान पर जाते हैं, परचूने की दुकान पर जाते हैं, 2 रुपये 4 रुपये 10 20 रुपये का सामान ऐसे ही ले लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब आप दुकान पर जाते हैं, बड़ी दुकान पर जाते हैं, ठोकी पे, वहां पर अगर जो भी वो सामान देता है तो लिखित रूप में देता है। ठीक है, लिखित रूप में देता है कि इतना सामान लिया है, इतने रुपए का बिल बन गया, तो वो बिल है ना, वो ही रजिस्ट्री है। लेकिन अगर किसी संपत्ति या किसी अचल मूर्त या फिर किसी आप सामान वस्तु जो बाइक वगैरह इस तरह से उसको तुम दे रहे हो तो वो भी लिखित में दी जानी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि विक्रय कैसे किया जाता है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं, 2-2 मिनट की डेफिनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए देखते हैं। अब इस सीरीज वेरी शॉर्ट की जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पट्टे लीजिस कैसे किए जाते हैं। ठीक है, लीजिस कैसे किए जाते हैं। देखिए, उत्तर है, देखो ये तो आपको पता होगा कि पट्टा किसे कहते हैं। ठीक है, हमने जो वीडियो है वो ऑलरेडी इसमें बना दी गई है पट्टे पे, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह हमने इसको लिख दिया ताकि थोड़ा सा समझ में और आ जाए, और अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो आप कैसे लिख सकते हैं ये भी आपको पता चल जाए। देखिए, अचल संपत्ति का कोई वर्षानुवर्ष का 1 वर्ष से अधिक की किसी अवधि का या वार्षिक आरक्षित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है। अचल संपत्ति के अन्य सब पट्टे या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार किए जा सकेंगे। ठीक है, या तो लिखित रूप में हो सकते हैं या फिर रजिस्ट्री द्वारा हो सकते हैं या फिर लिखित या फिर मौखिक कब्जे के द्वारा भी हो सकते हैं। जो कब्जा प्रणाली है ये मुस्लिम विधि में चलती है। ठीक है, मुस्लिम विधि में चलती है, ध्यान रखना। अब देखिए, एक बार थोड़ा समझ लें पट्टा क्या है। सपोज के ए के पास में और बी के पास में, ए के पास में खेत है, ठीक है, ए के पास में खेत है, उसे पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि खेत को बी को दे देता है, क्योंकि बी के भी वहां पर खेत है, तो वो कहता है भाई मेरे खेतों का तू पट्टा कर ले और भाई मुझे कुछ पैसे दे दे। ठीक है, मुझे कुछ पैसे दे दे। या फिर बी ए से कहता है भी तू अपने खेत दे दे मुझे और मैं तेरे खेतों को बोऊंगा, और तू मैं कितना भी उसमें धन मतलब कि अनाज उगाऊं या धान उगाऊं, कुछ भी उगाऊं, तुझे कोई मतलब, मैं तुझे क्या करूंगा, तेरे पट्टे पर हर साल, ठीक है, 1000 रुपये दे दिया करूंगा। तो वो हो जाता है पट्टा। लेकिन पट्टा होता कैसे है, पट्टे को रजिस्ट्रीकृत करते हैं। कभी 5 साल के लिए मैंने इससे पट्टे पर इसकी जमीन ले ली है, मैं इसको हर 5 साल पे हर साल पर मैं इसे 1000 रुपये देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं पट्टा। ये लिखित होता है, मौखिक हो सकता है और कब्जे के अनुसार भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो दोस्तों, आई होप कि पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम हैं तो आपको सबसे बेस्ट नंबर ला करके दिखाएंगे केवल 24 घंटे में। तो 24 घंटों की वो सीरीज चल रही है, हमारा चल रहा है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज। ठीक है, लास्ट टच चल रहा है, जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का, सुखाधिकार क्या है। ठीक है, ईजमेंट क्या है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था लीज, अब है ईजमेंट क्या है, सुखाधिकार। देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो किसी भूमि के स्वामी या अभियोगी को उस हैसियत में उस भूमि के लाभदायक उपयोग के लिए किसी अन्य भूमि से या उस पर या उसके संबंध में जो उसकी अपनी नहीं है कोई बात करने और करते रहने के लिए या किसी बात का किया जाना रोकते रहने के लिए पर्याप्त है, उसी को कहे जाते हैं सुखाधिकार। ठीक है, समझते हैं। सपोज के ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति के पास में है खेत और बी की है यहाँ पर एक खेत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी की बनी हुई है 12। क्या बनी हुई है? 12, और वो ए का है खेत। तो अब जो बी की 12 है, ए का खेत है, तो ए बी से कहेगा भाई तुम्हारी जो ट्यूबवेल है, ठीक है, और ये रास्ता है इतना, हाफ इसका है हाफ इसका है, तो पहले तो इस आधे रास्ते को ये अपने यूज में ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी अपना काम कर सकता है। उसके बाद में अगर यहाँ पर ये 12 है तो उससे वो कहेगा भाई देख 12 का थोड़ा सा यूज मुझे भी करने दो। ठीक है, 12 का कुछ यूज मुझे भी करने दो। ठीक है, भले ही कुछ ले लेना लेकिन उसका यूज मुझे भी करने दो क्योंकि मेरे लिए वो लाभदायक है। तो वो कहेगा हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये मना कर देता है, ये मना नहीं कर सकता, ये इसको अधिकार है, ए को अधिकार है कि वो इसको यूज करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि ये कहाँ है, ये रास्ते में है। ठीक है, अगर ये रास्ते में ना होकर के इधर होती, इसके प्लॉट में होती, तो वो अपना हक कर सकता था मना, लेकिन वो रास्ते में है। ठीक है, तो यहाँ से वो मना नहीं कर सकता। तो अब इसको वो यूज करेगा और लाभ कमाएगा। जो लाभ कमा करके जो सुख है उसी को बोलते हैं सुखाधिकार। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं सुखाधिकार। आई होप के समझ में आ गया होगा। इस पर एक लॉन्ग वीडियो है, जाकर के उसको देख लो। शॉर्ट में आता है तो ये क्वेश्चन लिखना है, लॉन्ग में आता है तो वहां से आप लिख सकते हैं। जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उसके अनुसार आप खुद से भी बना करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं बातों में जो है वो जो शिक्षित शब्द होते हैं उनका होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स की जो सीरीज चल रही थी का अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, साधारण है, लेकिन जितना साधारण है उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 नंबर आपको देकर जाएगा, बिल्कुल गारंटीड। चलिए देखते हैं क्या है। भार, चार्ज से आप क्या समझते हैं? देखिए चार्ज धारा 100 के अनुसार जहां एक व्यक्ति की अचल संपत्ति पक्षों के कार्य के द्वारा या कानून के प्रवर्तन के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के धन की अदायगी के लिए प्रतिभूत बना दी गई है और इस प्रकार के समव्यवहार एवं बंधक के रूप में प्रतिफलित नहीं हुआ, वहां उत्तरवर्ती व्यक्ति के संबंध में कहा जाए कि उसे उस संपत्ति का एक प्रभार या चार्ज प्राप्त है और वहां उपबंधित किए गए सभी उपबंध जो सादे बंधक के मामले में लागू होते हैं, जहां तक संभव होगा ऐसे प्रभार पर लागू होंगे। ठीक है, देखिए यदि चार्ज उस संपत्ति में संलग्न है जो ऐसी प्रतिभूति द्वारा प्रभावित है, वहां वर्तमान और भावी पोषण के लिए सृजित भार एक आवर्तक, ठीक है, प्रकृति का चार्ज है, रिक्वायरिंग चार्ज है और विक्रय की एक डिक्री के द्वारा उस चार्ज का समापन नहीं होता। एक आवर्तक प्रभाव या रिकरिंग चार्ज एक बंधक के अनुरूप या समानार्थी नहीं कहा जा सकता। नीलामी क्रेता अपने द्वारा खरीदी हुई संपत्ति को उस भार से मुक्त रूप में नहीं प्राप्त कर सकता। यह चार्ज उस समय तक बना रहेगा जब तक कि डिक्री होल्डर को भावी भरण पोषण का अधिकार बना रहेगा। ठीक है, ये समझ लिया। अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए एक व्यक्ति है, इसमें कै और एक है ख। अब क्या है कि ए के पास एक मकान था, ठीक है, मकान नहीं, इसके पास एक मैदान था। ठीक है, एक मैदान था, क्रिकेट का मैदान था, गोल होता है क्रिकेट का मैदान, हाँ क्रिकेट का मैदान था। ठीक है, अब ख का इसके ऊपर था कर्जा,
खे का इसके ऊपर था कर्जा। अब ये जो कै के पास में जो मकान है, ठीक है, इसमें भैया क्रिकेट समिति को उन्होंने मैदान जो है वो दे रखा है। क्रिकेट समिति ने इससे कह रखा है हम तुम्हें 1 लाख रुपए हर साल देते हैं और हमारे इसमें हर महीने, ठीक है, 2 मैच हुआ करेंगे। वो क्या कहता है, ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो गया, इस पे ये इनका हो गया पट्टा, इसी को कहेंगे पट्टा जो क्रिकेट समिति ने किया हुआ है, और वो उस पर 2 मैच कराएंगे हर महीने, तो साल में हो गए 24 मैच। तो अब इसका जो इस पर जो इसका दूसरे को जो पट्टा है वो 1 लाख रुपए का है। अब इसको चाहिए कर्ज, तो इसने खे से ले लिया 10 लाख रुपए कर्ज, 10 लाख रुपए कर्ज ले लिया और इसने अपना जो स्टेडियम है वो इसको दे दिया, ठीक है, लीज पर। किस पर दे दिया, लीज पर इसको दे दिया, समझ रहे हैं। अब क्या है कि इसने जो इसको ले लिया तो इसके पे जो क्रिकेट समिति का जो कर्ज था इस पर वो ऐसा ही रहेगा और उसी को कहेंगे इसका भार, चार्ज, ठीक है, वो चार्ज उसका इतना ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप का अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो दोस्तों हमारी ये मेहनत है, ठीक है, अगर लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो लाइक कर दो वीडियो को यार, शेयर कर दो, कमेंट भी करो अगर कोई प्रॉब्लम है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हेलो दोस्तों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में लेकर के आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक और हम क्वेश्चन, ठीक है, भोग बंधक किसे कहते हैं, मोर्गेज, ठीक है, भोग बंधक किसे कहते हैं। समय नहीं है, जल्दी से देख लीजिए, फाइनल टच चल रहा है, ठीक है। देखिए उत्तर भोग बंधक, मोर्गेज, धारा 58 घ के अनुसार जहां बंधक करता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को परिदत्त कर देता है या परिदत्त करने के लिए अपने को व्यक्त या विवक्षित तौर पर बाध्य कर लेता है और उसे प्राधिकृत करता है कि बंधक धन का संदाय किए जाने तक वह ऐसा कब्जा धारण करे और उस संपत्ति को प्रोद्भूत भाटकों और लाभों को या ऐसे भाटकों और लाभों के किसी भाग को प्राप्त करे और उन्हें ब्याज मुद्दे या बंधक धन के संदाय में या भागत ब्याज मुद्दे और भागत बंधक धन के संदाय में विनियोजित कर ले। वहां वह संव्यवहार भोग बंधक व भोग बंधकदार कहलाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अध्याय 7 में धारा 122 के 122 से 129, ये 129 है, 121 होगा, नहीं 129 तक में दान के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। परिभाषा दान 122 गिफ्ट को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार दान किसी वर्तमान चल या अचल संपत्ति का अंतरण है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना दिया गया है तथा दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति को प्रतिगृहीत कर ले। संपत्ति देने वाला दाता डोनर या प्रतिगृहीत करने वाला अदाता डोनी कहा जाता है। प्रतिफल से मतलब यह है कि किसी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेना, ठीक है। अब समझिए, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। और देखिए, कै ने खे को एक वस्तु दी, क्या दिया, एक वस्तु दी, कार। कै ने खे को एक वस्तु दी, कार। अब कार जो है वो हर महीने, कार जो है वो हर महीने 10,000 रुपए का भाड़ा ढोती है, ठीक है, भाड़ा ढोती है। कै ने अपनी जो कार है वो इसको दे दी, क्यों, क्योंकि इसने खे से 1 लाख रुपए ले रखा है, तो बंधक के रूप में इसने अपनी कार इसको दे दी। अब कार में जो एक हर महीने 1,000 रुपए कमाती है, तो अब कार पर जो हक है वो इसका है बंधक के तौर पे। तो लेकिन अब बंधक को क्या मिल रहा है, यहाँ से 1,000 रुपए मिल रहा है इस कार पर लेने के बाद में, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है इसी को बोलेंगे, कार तो हो गई बंधक और ये हो गया भोग, इसी को बोलेंगे भोग बंधक, ठीक है दोस्तों। और कंडीशन इसमें बता दी गई किस रूल में है, किस धारा में है, आप इसको पढ़ लीजिए। आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गए। जल्दी से लाइक कर दो चैनल को और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से कर लीजिए, इनको इंपॉर्टेंट है, सभी आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक अगेन।